वर यू सरप्राइज बाय द ईरानियन रिस्पांस, क्योंकि जो आयरन डोम की हम प्रेसियन की बात करते थे कि वो 99.9% इंटरसेप्ट कर लेगा मिसाइल्स को, डिसप्रूव हो गया। ईरान के जो रिस्पांस था, मिलिट्री रिस्पांस था, सरप्राइज किया इसने आपको? जी, थैंक यू मुज़म्मिल साहब फॉर द इन्विटेशन। और देखिए, मैं दोनों तरफ से प्लेजेंटली सरप्राइज और एक तरफ से अनप्लेजेंटली सरप्राइज। वो इस तरह के सरप्राइज मुझे ये मिला कि एक तो ईरान का रिस्पॉन्ड कोई शक नहीं है कि बड़ा मैसिव था, और लेटर ऑफ एस्केलेशन में मैं इतनी पहली रात में इतनी जल्दी कम बैक करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सरप्राइज़ ये था कि जिस मुल्क की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो जाए, न्यूक्लियर भी और आपके सामने मिलिट्री भी, और उसके अलावा पॉलिटिकल और पासदारान इनकलाब की भी लीडरशिप पहले दिन इतना मैसिव टारगेट हो और इतनी फोकस टारगेट हो, उससे संभलना आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी नज़र में ये था कि ईरान कुछ टाइम लेगा बिफोर कमिंग बैक इनटू एक्शन। वो एक सरप्राइज़ था। जो दूसरा मुझे सरप्राइज़ मिला है वो ये है कि आपने नोट किया होगा कि 200 जहाज़ आते हैं और तकरीबन आना जाना ट्रैवल करके 4500 किलोमीटर की फ़्लाइट करते हैं, और ज़ाहिर है बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की नहीं हो सकती है। 200 जहाज़ों को रिफ्यूल करने के लिए 10-15 टैंकर चाहिए। इसराइल के पास सिर्फ 6 एयर टू एयर रिफ्यूल टैंकर है, अगर हवा में भरनी है, उन्होंने पेट्रोल भरना है। अरब मुल्कों ने साथ दिया, लुक दी अदर साइड वाला ऑप्शन किया, और ऑप्शन सब जोग्राफिकली हम जानते हैं कि या वो जॉर्डन इराक के रास्ते आ सकता था या सीरिया और इराक के रास्ते एंटर हो सकता था। आते हुए कोई इंटरसेप्शन नहीं हुई, कोई वार्निंग नहीं हुई, किसी ने थ्रेट नहीं किया। पहली बात ये। ऑन दी अदर हैंड एक और सरप्राइज जो मुझे प्लेजेंट सरप्राइज ये मिला उस सेंस में कि जब ईरान ने हमला किया तो इन्होंने पेनिट्रेट सब डिफेंसेस को किया। जाते हुए वो मुल्क फ्रेंडली नहीं थे। दैट मीन जो इन्होंने ड्रोन फायर किए थे वो इन मुल्कों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें एयर डिफेंस नेटवर्क मोस्टली या तो कंट्रोल्ड बाय वेस्ट या अमेरिकन हैं, या एटलीस्ट वेपन सारा या एयर डिफेंस एसेट सारे उन्हीं के दिए हुए हैं जो उनके मोस्टली कंट्रोल्स में भी है। और दूसरा एक हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त समंदर में है, जो ऑब्वियसली वहाँ से भी डिटेक्ट करने और इन क्रूज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो मल्टी डायमेंशनल इसराइल से पहुंचने से पहले ही बहुत बड़े बैरियर थे और चांसेस सक्सेस के बहुत कम थे निस्बतन उस तरह जिस तरह में हम अर्ज कर रहे हैं। दूसरा एक थर्ड एलिमेंट आता है जो आपने आयरन डोम का जिक्र किया। देखिए, सिर्फ आयरन डोम नहीं था एक जिसका मिथ या कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। आयरन डोम के अलावा एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग, ये 4 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके। एक स्पेस को लुक आफ्टर करता है, एक मीडियम ऑल्टीट्यूड को लुक आफ्टर करता है, एक हाई ऑल्टीट्यूड को लुक आफ्टर करता है। और जो आयरन डोम है उनका तो लिटिल सेंस में ये कॉन्फिडेंस था कि ये डोम है, हमारे इर्द गिर्द कोई पेनिट्रेशन नहीं है, ये प्रेग्नेबल है ही नहीं। तो ये आप इमेजिन करें, मैंने सिर्फ ये सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश की है कि किन सर्कमस्टांसेस और किस एनवायरनमेंट से गुजरकर इजराइल ने अटैक किया, और रेसिप्रोकेटरी जब अटैक होता है तो कितनी मुश्किलात से ईरान गुजरा। तो ये बहुत हैरानकुन था भी। और जो पहली बार लास्ट पॉइंट मेरा इस बात के ऊपर ये है कि देखिए, पहली रात तो एक हो सकता था, बट ईरान ने सेकंड नाइट पर और ज्यादा एस्केलेट किया, ज्यादा फोकस किया टारगेट को, उनके ऑयल रिफाइनरीज को, उनकी दूसरी इंस्टॉलेशन को जो वाइटल थे उनको हिट किया, और बहुत ज्यादा प्रिसीजन से किया। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके पास ये देखिएगा कि इजराइल के लोग यूज्ड टू नहीं है इस तरह के पैनिक में, फियर और खौफ में रहने के। उनको तो आदत ये थी कि हम जाते हैं, हमारी एयरफोर्स जाती है, जाके अटैक करती है, अपनी टर्म्स पे डील या कॉम्प्रोमाइज करा लेती है जिस मुल्क से वो चाहती है। ये पहली दफा हिट बैक हुए हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होगा प्राइम मिनिस्टर इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी और उनकी ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी के ऊपर भी। जी ठीक है, पॉइंट आ गया आपका इस पे। नासिर साहब, ये जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, अब एक तरफ तो बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस है ईरान के अगेंस्ट, सैंक्शंस भी मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म कंट्री भी वो नहीं है फिल वक्त, एटलीस्ट प्रोक्लेम तो नहीं किया उन्होंने, और ना इस बात पे कोई जस्टिफिकेशन भी मौजूद है। लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट है इनकी, और जिस तरह से खालिद साहब कह रहे हैं कि 3-4 सिक्योरिटी लेयर्स को उसने तमाम ममालिक की एयर स्पेस से गुजरने के बावजूद प्रेसिजन से स्ट्राइक कर दिया, तो ये आपको क्या लगता है कि जो इजरायली टारगेट्स की प्रेसिजन थी, वो कह रहे थे कि हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर हम उसको मिनिमल डैमेज कहें जो इजराइल ने हमले किए ईरानियन सॉइल पे, अगर वो मिनिमल ना होता फिर ऐसा रिस्पांस आता किस तरह जो आया? देखिए, एक बात तो ये है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, वो मोस्टली इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलप किया है उसको उस लार्ज नंबर्स में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी सेफ जगहों पे हैं। वो इतनी आसानी से एयर अटैक से आप उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते।
दूसरी बात यह है कि एक जनरल साहब, अमेरिकन जनरल का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के पास, ईरान के पास तकरीबन 3000 सीरियस मिसाइल्स हैं। अभी तक उन्होंने कोई 500 इस्तेमाल किए हैं और जो डेवस्टेशन, जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। और ये खालिद साहब ने बड़ी सही बात की। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें तेल अवीव में और हाइफा में और इधर पब्लिक के अंदर जो खौफ और हिरास फैला है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि नेतन्याहू साहब खुद खड़े हुए थे खंडरों के सामने और पब्लिक को हिदायत कर रहे थे और हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि वहाँ का पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस जंग को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब बात आती है ईरान की। ईरान की जो पब्लिक है, जैसे एम्बेसडर नकवी साहब ने फरमाया, उनमें बहुत रेजिलियंस है। और दूसरी बात यह, अगर थोड़ी बहुत कोई ऑपोजिशन है भी ईरान में, तो जब कोई बाहर की फोर्स उन पे अटैक करती है तो वो यूनाइट हो जाते हैं। और वो वाहिद ऐसी कौम नहीं है, पाकिस्तान में भी आपने ये देखा था। तो इसके जब हम इसको कंपेयर करते हैं वो रेजिलियंस की बात जाके ईरान इराक जंग से, वो मेरे ख्याल में बहुत डिफरेंट है। वो जो जंग थी, आज जंग का पैराडाइम जो है वो बहुत हद तक बदल चुका है। आज इंटेलिजेंस, जिसमें कि आपने देखा जब उनकी लीडरशिप को, ईरान की लीडरशिप को अटैक किया, वहाँ पे जाहिर है एक इंटेलिजेंस फेलियर था। उसमें कैसे इन्होंने पेनिट्रेट किया और क्लोज रेंज से ड्रोन से अटैक किया गया। उसके अलावा जो साइबर वॉरफेयर, जैसे कि आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग में देखा कि ये मल्टी डोमेन, इसके अंदर सिग्नल्स के इंटरप्शंस, जैमिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इजराइल के पास तो मौजूद हैं। और जहां तक अमेरिका के ताउन की बात है, बज़ाहिर तो अमेरिका ये जरूर दिखा रहा है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी इजाजत के बगैर ये किया गया है। लेकिन ये बात एक तो काफी हद तक वाज़ेह है। और जहां तक ईरानियों का ताल्लुक है, वो ये यकीन नहीं करने को तैयार कि ये इसमें अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा यही एक वजह है कि वो फिलहाल वापस बातचीत के ऊपर तैयार नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो अटैक्स हुए हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, ये इजराइल ने खुद माना है कि सिर्फ इस किस्म के अटैक्स के जरिए हम इनको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इस प्रोग्राम को हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक तरह का एक वेग सा एक स्मोक स्क्रीन है, जहां तक उनके अपेरेंट जो रीजंस देते हैं, जो वजूहात देते हैं इस अटैक का। ठीक। ये बात अलग है कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसको इजराइल ना अमेरिका टोटली इसके बारे में कोई परवाह नहीं करते, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई जिनीवा कन्वेंशन हो, कोई चीज। आजकल ये है कि भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बिल्कुल। तो जहां तक इनके अजाइम का ताल्लुक है, ये आप पहले से पीछे चले जाएं, आप देख सकते हैं इनका इरादा ये है कि हमारे आसपास के जितने भी मुल्क हैं जिनके हदफ में हम आ सकते हैं, एक एक करके हमने उनको इस हालत पे पहुंचाना है, इस हद तक पसपा करना है कि वो हमारे लिए किसी किस्म का थ्रेट